आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। इस क्लास के पहले हिस्से में हम आज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम हमारा जो दूसरा हिस्सा होगा इस वीडियो का, वो होगा जाग मुसाफिर उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है उस पर आधारित। तो 1 मिनट। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नैन चुवहि जस महवट नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। नागमती वियोग खंड से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियों में किस महीने का वर्णन है? ऑप्शन: आषाढ़, भादो, पूस, माघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा माघ महीना। ये जैसे कि पद्मावत की पंक्तियां हैं और उसमें भी नागमती विरह वर्णन का जो है वियोग वर्णन, उस पर ये आधारित पंक्तियां हैं। नैन चुवहि जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। तो ये इसमें आप महवट जो देखेंगे, इसका जो शुद्ध नाम है वो है मघवट। मघवट का मतलब है माघ का महीना। तो जैसी के पद्मावत में 12 मासा का जो वर्णन है वो आषाढ़ से शुरू होता है, आपको इसे ध्यान रखना है। और आषाढ़ के साथ ही ये पंक्ति माघ के महीने की है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नैन चुवंजस महवट नीरू, ये माघ महीने का वर्णन है जैसी के नागमती वियोग खंड से। दूसरा प्रश्न है, पठार का धीरज। पठार का धीरज, पुलिस की सीटी, जयदोल, इन कहानियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अज्ञेय, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। पठार का धीरज, पुलिस की सीटी और जयदोल कहानियों की, जी, अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में अरस्तु, क्रोचे, होरेस, इलियट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं? इसका सही उत्तर है क्रोचे। क्रोचे के मतानुसार सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। क्रोचे ये कहते हैं कि जो सहज रूप से जो हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे हृदय को जो अनुभूत होता है, वही सहजानुभूति है। और वही काव्य और कलाओं के लिए आवश्यक होती है, वही काव्य के सृजन के लिए सबसे सही हेतु है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के मतानुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन: सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, सहजानुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है, सहजानुभूति तर्क अथवा बौद्धिक ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, सहजानुभूति बाहरी वस्तु व्यापार का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं आप लोग? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? कौन सा कथन असत्य है सहजानुभूति के संदर्भ में? डी। इसका कोई आधार? किस रूप में आप इसको समझते हैं? देखिए, क्रोचे ने कहा कि सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, ये कथन तो आपको याद ही रखना है कि ये क्रोचे से संबंधित है। दूसरा जो है, सहजानुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है। जो सहज रूप से स्वीकृत मस्तिष्क में जो सूचनाएं जाती हैं, जो संवेदनाएं अनुभूतियां जाती हैं, उससे व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है, ये भी सही है। सहजानुभूति के लिए तर्क अथवा बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जहां से बुद्धि का प्रयोग शुरू हो जाएगा, जहां से तर्क का प्रयोग शुरू हो जाएगा, वहां से सहज अनुभूति खत्म हो जाती है। इसलिए सहजानुभूति तर्क और बौद्धिक ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अंतिम जो ऑप्शन है कि सहजानुभूति बाहरी वस्तु जगत का हिस्सा है, यही असत्य है उनके सिद्धांत के विषय में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संसद में रखने वाले कौन थे? ऑप्शन महात्मा गांधी, राजेंद्र यादव, गोपाल स्वामी आयंगर, बीजी खेर। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? आप में से किसी को इसका उत्तर पता है? ठीक है, इसका सही उत्तर देखते हैं हम, गोपाल स्वामी आयंगर। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संसद में सबसे पहले अगर किसी ने पारित किया तो वो थे गोपाल गोपाल स्वामी आयंगर। और यहीं से आपको ध्यान रखना है कि जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 का प्रावधान है भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा के संदर्भ में, उसे मुंशी आयंगर फॉर्मूला भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम के आधार पर। मुंशी जी थे कौन? मुंशी कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर। आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी का जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है, यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, विजय देव नारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रघुवंश। तो इसका सही उत्तर क्या है? जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है, ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उन्होंने लिखा हुआ है कि जायसी की जो अवधि है वो अवधि का अर्घान है और यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पांव न राख्यो, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस रचना के अंतर्गत आती है? तो कई बार आप लोगों ने इसे सुना होगा, हिंदू मग पर पांव न राख्यो। इसके कवि के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, लेकिन ये किस रचना के अंतर्गत उन्होंने कही हुई है? कौन सा सही उत्तर होगा इसका? विरह वागीश या अनुराग बांसुरी या इंद्रावती या मधुमालती? तो इसका सही उत्तर होगा अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे, नूर मोहम्मद की। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये दोनों नूर मोहम्मद की रचना है और अनुराग बांसुरी में ही उन्होंने लिखा हुआ है हिंदू मग पर पांव न राख्यो। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ध्यान रखना है कौन सी शामिल नहीं है। ऑप्शन, व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्रायः स्वर जोड़े जाते हैं। ऑप्शन दूसरा है शिरोरेखा विहीनता। सी, इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है। डी, नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा। तो कौन सी उसकी विशेषता में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है शिरोरेखा विहीनता। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है ये। बाकी जो है वो देवनागरी लिपि की विशेषता है। क्या है? व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्रायः स्वर जोड़े जाते हैं, इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है, अक्षर प्रधान है, और नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम रश्मि नाम की कविता है इनकी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। उसी की पहली ही पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रश्मि के लिए वो क्या क्या कहते हैं। रंगिणी कहते हैं रश्मि को, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में किसकी हत्या ठेकेदारों द्वारा कर दी जाती है? हमारा प्रयास है कि जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के मौजूद हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कवर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। तो हमने पाठ्यक्रम की कुछ रचनाओं के आधार पर ही इस प्रैक्टिस सेट को बनाया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर प्रशांत, वामन दास। तो इसका सही उत्तर क्या है?
बताएं इसका उत्तर, आप लोग बताएं सही उत्तर क्या होगा इसका। कोई बता सकता है इसका सही उत्तर? हेलो। इसका सही उत्तर है वामन दास। ध्यान रखिएगा, वामन दास की सर हत्या ऑप्शन डी। ठेकेदारों द्वारा कर दी जाती है मैलांचल उपन्यास में। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक का समापन किस शीर्षक से लिखा गया है? ऑप्शन है गांधारी का श्राप, प्रभु की मृत्यु, पशु का उदय, कौरव नगरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रभु की मृत्यु। ध्यान रखेंगे, अंधा युग नाटक का जो समापन है वो प्रभु की मृत्यु शीर्षक से होता है। अगला प्रश्न है, इसमें एक कथन है आधे अधूरे नाटक का, इसे ध्यान रखिएगा कि और मैं आती हूं एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। ये कथन आधे अधूरे नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन सावित्री, बिन्नी, किन्नी, स्त्री एक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बिन्नी। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी रहती है और उसका विवाह वो मनोज से हो जाती है, और वही जो है वहां पर उन दोनों के संबंध जब ठीक ठाक नहीं रहते हैं तो बार बार वो अपने घर आती है और यह खोजने का प्रयास करती है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी काली छाया उन दोनों के जीवन में, उन दोनों के संबंधों में बार बार मंडराती रहती है, जिसको लेकर उसे बार बार हीन होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। वो ये कथन बिन्नी कहती है आधे अधूरे नाटक में। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने अधम काव्य किसे कहा है? ऑप्शन चित्र काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य, ध्वनि काव्य, खंड काव्य। तो अधम काव्य किसे कहा है आनंदवर्धन ने? अधम काव्य कहा है चित्र काव्य को। ध्यान रखेंगे, आनंदवर्धन ने अधम काव्य चित्र काव्य को कहा है और उत्तम काव्य कहा है ध्वनि काव्य को। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ऑप्शन में प्राकृत, अवहट, पाली, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पाली। पाली भारत की पहली देश भाषा रही है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं में जो हिंदी का विकास अलग अलग रूपों में बोलियों में दिखाई पड़ता है वो, तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ परे कंत धरे जह पाओ। किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन में बिहारी, जयसी, घनानंद, सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सर जयसी। जयसी। यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ परे कंत धरे जह पाओ। ये पंक्ति जायसी के पद्मावत की नागमती विरह वर्णन या वियोग खंड की है। ये आपके पाठ्यक्रम में है, इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा। यह तन जारो छार कर, इस तन को जला के छार कर देना है, मिट्टी कर देना है, धूल कर देना है, और पवन यानी हवा से कहूंगी कि इसे उड़ा ले जाओ। कहां पर? उस मार्ग पर जिस मार्ग पर पैर रखते हैं मेरे प्रिय। तो इस तरह का जो भाव है वो जयसी के पद्मावत की नागमती वियोग खंड में है। और आप कबीर की पंक्तियों को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर भी आपको ये दिखेगा, यह तन जारो मस्त करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। तो ऐसा वहां पर यानी अपने शरीर को जला करके उससे जो राख होगी उससे स्याही बनाना, और हड्डियों से, करंक माने हड्डी कबीरदास जी कहते हैं, तो करंक माने हड्डियों का कलम बना करके राम को लिख लिख के पठाऊंगा। वहां लिख कर भेजने का संदेश कबीर कहते हैं। और धूल, शरीर को जला के धूल कर देना, राख कर देना, और हवा से कहना कि उड़ा के ले जाओ उस रास्ते पर जहां प्रिय है,
ये बात जायसी के नागमती वियोग खंड में है। तो दोनों के अंतर को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी पंक्तियां सामने आएंगी तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरक, उसने कहा था कहानी में यह कथन किसने किससे कहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है वजीरा सिंह ने लहना सिंह से। ध्यान रखेंगे, वजीरा सिंह ने लहना सिंह से कहा हुआ है। और ये जो प्रश्न है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार मीरा की रचनाओं में राणा शब्द किसके लिए आया है? बार बार राणा शब्द की जो बात आती है मीरा की रचनाओं में, उनके में जो कविताएं हैं उनमें, वो राणा कौन होता है? ऑप्शन, मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंह, मीरा के पति कुंवर भोजराज सिंह, मीरा के पिता रतन सिंह और राणा सांगा। वो कौन होता है? इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है मीरा के देवर विक्रमाजीत सिंह। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है कि मीरा की जो पदावलियां हैं, जो उनके कविताएं हैं, उसमें राणा शब्द जो बार बार आता है, जो उन्हें प्रताड़ित करता है, जो उन्हें अपमानित करता है, तो ज्यादातर ये मान लिया जाता है कि उनके पति कुंवर भोजराज सिंह। लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने मीरा का काव्य नाम से जो पुस्तक संपादित की है, और वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तक है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा हुआ है कि मीरा जिन राणा का उल्लेख करती हैं, वो राणा उनके पति नहीं बल्कि उनका देवर है विक्रमाजीत सिंह, जो उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें विष का प्याला देता है और उन पर तमाम तरह के अत्याचार करता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। यह पंक्ति किस कहानी की है? ऑप्शन, रोज कहानी, पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, वापसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रोज कहानी। इसका सही उत्तर है रोज कहानी। रोज कहानी की जो दिनचर्या है उसमें जो मालती रहती है, उसकी दिनचर्या इस तरह की रहती है कि सुबह उठना, सुबह उठने के बाद बराबर काम पे लग जाना, समय निर्धारित है, घड़ी की सुइयां जैसे ही समय बताती हैं उसका काम शुरू हो जाता है, वही बर्तन मांजना, वही बच्चे को चुप कराना, वही पूरी तरह से एक नियत समय पर बंधी दिनचर्या में वो काम करती रहती है। और उसका जब चचेरा भाई, एक दूर के रिश्ते का भाई, जब वहां पर जाता है उसके घर में और वो देखता है कि बहुत ही उदास, बहुत ही एक मनहूस छाया दिखाई पड़ती रहती है वहां पर, तो उसे लगता है कि ये जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात है, समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह की काली छाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मानो मुझे वश में कर रही है। तो मालती के घर की पूरी पूरी जो जो पूरा परिवेश है वो उसे प्रभावित करता है। तो ये रोज कहानी का है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैं गिरधर के घर जाऊं, जहां बिठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उक्त पंक्तियों में मीरा का अपने आराध्य के प्रति कौन सा भाव है? ऑप्शन, उपालंब भाव, आत्मसमर्पण, उत्साह और मान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं गिरधर के घर जाऊं, जहां बिठावें तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। अब देखिए, जहां बिठाएं वहीं बैठ जाऊं और जहां बेच दे वहां बिक जाऊं, इस तरह का भाव आत्मसमर्पण कहलाता है। तो ये भी राजस्थान की लोक सेवा आयोग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा और इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के प्रश्न जो पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं उनसे बन सकता है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है, इसकी स्थापना 1893 में हुई, ये बात सही है, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, ये गलत है।
श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये 3 लोग मिलकर के काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके संस्थापक नहीं है। यही कथन असत्य है। बाकी इसका उद्देश्य है हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज करना, और हिंदी शब्द सागर यहीं से प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। और इसकी भूमिका लिखी हुई है उन्होंने, तो ध्यान रखिएगा, वही हिंदी साहित्य का इतिहास बनता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? ऑप्शन: शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, राजेंद्र किशोर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। किसका संबंध तीसरा सप्तक से है, इसमें पूछा गया है। ध्यान से देखिए, तीसरा सप्तक के कवियों। बी। हाँ, हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। केदारनाथ सिंह का संबंध तीसरा सप्तक से है। ठीक है। बाकी राजेंद्र किशोर हमने इसमें लिखा भी है, देखिए राजेंद्र किशोर जी चौथे सप्तक में है, शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय ये दोनों दूसरा सप्तक में है। तीसरा सप्तक के कवियों का नाम याद करने का एक सूत्र है, अगर याद कर लें, काकुकी विप्रसम का काकुकी केकुकी विप्रसम, सॉरी, केकुकी विप्रसम, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण सिंह, कुंवर नारायण, और की से कीर्ति चौधरी। तो ऐसे करके पूरा सीरीज है, उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको चुनने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा है? बताएं, जो अनुदित न हो। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? नहीं, मूल नाटक प्रेम जोगिनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब अनुदित नाटकों में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। ये पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं? सबसे पहले बताएं, अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और ध्यान रखिएगा, जब गोवर्धन दास और नारायण दास ये लोग पहुंचते हैं महंत के साथ अपने, तो ये पहले अंक में है कि वो किसी नगर के पास पहुंचते हैं जंगल से। उसके बाद जब गोवर्धन दास दूसरे अंक में बाजार में प्रवेश करता है, तो बाजार में तरह तरह की चीजें बिकती रहती हैं, तो वहां पर एक पाचक वाला रहता है, और वो अपने चूर्ण का अपने प्रचार करता रहता है, एडवर्टाइजमेंट एक तरह से करता रहता है, जिसमें वो ये बात कहता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि जैसे ये कथन किस अंक में है? तो ये दूसरा अंक है, इसे ध्यान रखिएगा, दूसरे अंक में ये पूछा गया है। तो अपने जब भी उत्तर तैयार करिए, जिस भी रचना को पढ़िए, तो सचेत भाव से ये भी देखते रहिए कि किस अंक की, किस समय की घटना है। वो सारी बातें भी कभी कभी काम आ जाती हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है, वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन: पुखराज मारू, सोम प्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है, वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। अब देखिए, कई बार इस तरह से भी पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कबीर दास में, कबीर के रहस्यवाद जो पाया जाता है, उसमें किसका प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो सूफियों का प्रभाव है। इस रूप में भी इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैसराय का कर्तव्य, बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत आदि निबंधों के लेखक कौन है? बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा?
हाँ, बाल मुकुंद गुप्त जी का है। शिव शंभू के चिट्ठे जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उन्हीं के अंतर्गत इन शीर्षकों से उन्होंने चिट्ठियां लिखी लॉर्ड कर्जन को। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, इन शीर्षकों को, शिव शंभू के चिट्ठे। और शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित होता था, उसे भी ध्यान रखिएगा, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उन्हें ब्रजभाषा का परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसके विषय में यह कहा? लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि बी, डी, गुड ऑप्शन। हाँ हाँ, जी जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात लिखी है। बिहारी रत्नाकर जो पुस्तक है, जिसका संपादन टीका लिखा हुआ है बिहारी जी के दोहों का, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, उसकी भूमिका में ये बात लिखी हुई है कि उन्हें ब्रजभाषा का, यानी परिनिष्ठित ब्रजभाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, बिहारी रत्नाकर की भूमिका में ये बात बच्चन जी ने लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रतन, कहानी के अनुसार दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है? ऑप्शन में है, देख लीजिए आप लोग। प्रेम के विरह में सांस का चलना, परिवार के प्रति अगाध प्रेम, अपने गांव क्षेत्र की सीमाओं के लिए विद्रोह, वतन के लिए बहा हुआ रक्त की एक बूंद। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, वतन के लिए बहा हुआ रक्त का एक बूंद, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहानी का मूल भाव ही यही है। अगला प्रश्न है, मीरा का काव्य विरह प्रधान है, कृष्ण से मिलने की आतुरता ही उनके काव्य का प्रधान विषय है। यह पंक्ति किस विद्वान का है? ऑप्शन, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा मीरा की कविताओं के बारे में कि मीरा की कविताएं किस प्रकार की हैं। तो मीरा की कविताएं विरह प्रधान हैं और कृष्ण से मिलने की आतुरता ही उनके काव्य का प्रधान विषय है। ये बात विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने मीरा का काव्य, जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी हुई है, उसकी भूमिका में लिखी हुई है। बड़ी भूमिका है, और पुस्तक जो भूमिका में लगाई जाती है, ज़्यादातर उसकी भूमिकाएं ही पाठ्यक्रम में जो लगी होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए हमने वहाँ से भी कुछ प्रश्न उठाए हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, दिलफिगार किस कहानी की पात्र है? मलबे का मालिक, शरणदाता, दिल्ली में एक मौत, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफिगार, हाँ बिल्कुल, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी की पात्र है, जो महिला पात्र है दिलफिगार। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक माना है? ऑप्शन, दैवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का, स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पाशवी वृत्ति का। नाखून का बढ़ना पाशवी वृत्ति, पाशविक वृत्ति जो होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, पशुओं वाली जो शक्तियां होती हैं, उसका प्रतीक है। पाशवी वृत्ति का प्रतीक है नाखून का बढ़ना। और नाखून को जब काटता है मनुष्य, तो अपने विवेक का प्रयोग करता है, अपनी चेतना का प्रयोग करता है कि हम मनुष्य हैं, और इन सारे जो हिंसक प्रवृत्तियां हमारे शरीर में दिखाई पड़ती हैं, अपना चिन्ह दिखाई देती हैं, उन्हें हटाना। उन्हें वो कहते हैं स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति, कि हमने निर्धारित किया है, स्वनिर्धारित, खुद से निर्धारित किया हुआ आत्मबंधन की नाखून बढ़ता है तो उसे काटना है। यानी इसे दूसरे अर्थ में लें तो अगर हिंसक वृत्तियां हमारे भीतर अगर उत्पन्न होती हैं, तो उनका निराकरण करना, उन्हें
खत्म करना भी मनुष्य की ही जिम्मेदारी है। वो स्वनिर्धारित आत्मबंधन की वृत्ति होती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। ये तो पूछा ही जाएगा, अगर आता है तो दूसरा रूप प्रश्न का ये भी हो सकता है। ठीक है, कि स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का क्या मतलब है। अगला प्रश्न है, अंजो दीदी नाटक का मंचन इलाहाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अंजो दीदी नाटक का मंचन इलाहाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में राज जोशी के निर्देशन में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट। ठीक है, अंजो दीदी नाटक का मंचन इलाहाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में किसके निर्देशन में हुआ? राज जोशी के निर्देशन में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में मिस वुड कौन है? ऑप्शन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, प्रिंसिपल। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, गुड। परिंदे कहानी में जो मिस वुड रहती हैं वो प्रिंसिपल रहती हैं। और इसकी जो मुख्य पात्र है उसका क्या नाम है कहानी की? बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजें हैं कि बेसिक जानकारियां हैं, आपको इन जो रचनाएं लगी हुई हैं इनके बारे में जानना चाहिए, कि कम से कम ऐसे जो प्रश्न आए तो उनसे आप कतई गलत न करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो ये श्रृंखला थी, हम इसे अभी यहीं पे रोकते हैं। और आज हम उठ जाग मुसाफिर निबंध के बारे में जानेंगे कि इस निबंध का मूल भाव क्या है और कौन कौन से तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, विवेकी राय जी का निबंध है। आप लोग कोशिश करिए कि पाठ्यक्रम जो आपका बना हुआ है, पाठ्यक्रम में जितनी रचनाएं और कविताएं या कहानियां ये सब लगे हुए हैं, इन्हें अच्छे से रीड करिए। कि कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि एक दो प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिए कि फला रचना या प्रथम रश्मि कविता किसकी है, परिवर्तन कविता किसकी है, बहुत सारे लोग इसमें भी गलत कर देते हैं। हमने कई बार यूट्यूब पे भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसे हमने पोस्ट किया हुआ है, और देखा है कि कई बार लोग ये भी नहीं जानते हैं कि किस विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, उसमें अगर 3,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 1500 से 1600 लोग सही जवाब देते हैं, 1400 1500 लोग गलत जवाब दे देते हैं। तो कॉमन प्रश्नों के भी लगभग लगभग 50% लोग गलत जवाब देते हैं। तो जो सबसे आसान प्रश्न माने जाते हैं उनमें सतर्कता होनी चाहिए कि वो गलत ना हो, क्योंकि वही आपके नंबर काउंट करवाते हैं, वो और आगे बढ़ाते हैं आपको। तो देखते हैं, उठ जाग मुसाफिर निबंध ये विवेकी राय का निबंध है। इनके परिचय के बारे में देख लेते हैं। विवेकी राय का जन्म सन 1924 ईस्वी में गाजीपुर में हुआ। ठीक है, विवेकी राय मूलतः गांव मन के रचनाकार है। ध्यान रखिएगा, गांव मन के रचनाकार इन्हें माना जाता है। ललित निबंधकार के रूप में भी इनकी ख्याति है। केवल गांव पर लिखते ही नहीं, बल्कि गांव का पूरा परिवेश, पूरी संजीदगी, जीवन की संजीदगी और आत्मीयता के साथ उनके लेखन में उभर कर आता है। यानी केवल लिखने के लिए उन्होंने गांव के विषय को नहीं चुना है, पूरा जीवन और पूरा परिवेश वहां का संजीदगी के साथ और आत्मीयता के साथ, उतनी ही आत्मीयता प्रगाढ़ता दिखाई पड़ती है उनके लेखन में गांव के प्रति। रामचंद्र तिवारी जी ने हिंदी का गद्य साहित्य, उनकी पुस्तक है, बहुत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रामचंद्र तिवारी जी ने इस पुस्तक में विवेकी राय के विषय में लिखा है कि विवेकी राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत के बदलते हुए गांवों की संक्रांति चेतना के लिए समर्पित शिल्पी हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर भारत में गांवों की जो चीजें बदल रही थी, आधुनिकीकरण भी हो रहा था, सड़कें जा रही हैं, बिजली पहुंच रही है, और धीरे धीरे गांवों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, संक्रांति की अवस्था गांवों में आ रही है, पलायन हो रहे हैं शहरों की ओर तेजी से। तो उन सब चीजों को परखने वाले एक बड़े शिल्पकार हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रामचंद्र तिवारी जी इनके बारे में कहा है। रामचंद्र तिवारी जी का एक और कथन आप ध्यान रखेंगे तो विवेकी राय के लेखन के बारे में आप समझ पाएंगे। विवेकी राय ने आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत गांवों की सारी स्वस्थ परंपराओं के टूटने
और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटित होने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से महसूस किया है। वे गांवों की अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं, इसलिए उनका मूल स्वर आशावादी है। यानी जब वो लिखते हैं गांवों के विषय में तो बहुत ही आशावादी है, निगेटिव नहीं है। बहुत सारे लेखन में आप देखेंगे गांवों के प्रति बहुत नकारात्मकता दिखाई पड़ती है, लेकिन वो बहुत आशावादी हैं। गांवों में जिस तरह से लोगों के भीतर अदम्य जिजीविषा है जीवन को जीने की, वो चीजें उनके लेखन में गांवों के प्रति लिखते वक्त आई हुई है। और आधुनिकीकरण के दौरान गांव की जो स्वस्थ परंपराएं थी उनके टूटने का, सांस्कृतिक मूल्य जो विकसित हो रहे थे, वो सारी चीजें उनके लेखन में दिखाई पड़ती है। यही बात आपको उठ जाग मुसाफिर निबंध जब आप इसको पढ़ेंगे या इसके बारे में जानेंगे, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे सारे मूल्य टूट रहे हैं। समय और समाज बदल रहा है तेजी से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज बदल रहा है, लेकिन गांव का रहने वाला एक मास्टर जगदीश बाबू, उनके भीतर जीवन जीने की ललक इतनी ज्यादा है कि शहरों में आप देखेंगे आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है, उस हिसाब से आप सभी अवसाद की बहुत सारी बातें सुनते होंगे कि अवसाद में, डिप्रेशन में जाने के बाद लोगों ने क्या किया, कैसे कैसे स्टेप उठाते हैं। लेकिन ये निबंध आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक मास्टर, स्कूल का एक मास्टर जो कि राष्ट्रीय जो क्रांतियां हो रही थी उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन रहता है। वो राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। और जब वो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में रहते हैं, अंतिम दौर में 95 वर्ष की उम्र हो गई है, तो 95 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जब आप यदि सोच पाए या आप अपने आसपास कभी देखते होंगे तो, एक मिनट, तो जब आप अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखते होंगे तो आपको लगेगा कि मृत्यु के अंतिम चरण पर ऐसा लग रहा है कि अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इनके जीवन में बड़ी निराशा होगी, और ऐसे लोग हो जाते हैं, उनकी जीवन की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो जगदीश बाबू थे, मास्टर जगदीश बाबू, इस निबंध में, उठ जाग मुसाफिर निबंध में, उनके भीतर इतनी जीवटता है, जीवन जीने की अदम्य लालसा है, कहीं से भी निराशा का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता है। जब लेखक उनके पास जाता है बहुत दिन बाद गांव में उनसे मिलने, तो वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो वो उनसे ये कहते हैं कि 95 वर्ष की अवस्था हो गई है, बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। लेकिन उन्हें देखते ही पहचानने की कोशिश करते हैं, नहीं पहचान पाते। लेकिन जब उनके परिवार के लोग बताते हैं कि फला जी आए हैं, वो पहचान जाते हैं और बिस्तर पे पड़े हुए ही वो ये बात कहते हैं कि चलिए इस बार नहीं तो अगली बार जब आप आएंगे तो साहित्यिक मंचों को चलेंगे, वहां पर हम जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो लाइब्रेरी उन्होंने गांव में खोली हुई होती है, वो कहते हैं कि वहां पर हम 24 घंटे का कीर्तन करेंगे, बहुत सारी बातें। तो ऐसी दशा में जब बीमार हो शरीर, शरीर साथ छोड़ चुका हो, भीतर की जो चेतना है वो जिंदा रखने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। वही बात विवेकी राय जी ने इसी को आधार बनाया एक जगदीश बाबू के माध्यम से, कि जीवटता जो गांव के भीतर रह करके अर्जित किया है लोगों ने, वो अमूल्य है। उसे आज की आधुनिकता के दौर में उसे समझने की कोशिश करना ही उनका उद्देश्य है, कि लोगों को समझा पाए कि कितने बड़े मूल्यों के साथ पहले के जो लोग थे वो जीवन जीते थे। तो आगे हम पूरा इस निबंध के बारे में बात करेंगे कि उठ जाग मुसाफिर कहने से क्या तात्पर्य था उनका। सबसे पहले आप जान लीजिए कि विवेकी राय उपन्यास लेखन में उनका आविर्भाव बबूल उपन्यास से हुआ है, और इसका प्रकाशन 1967 में है। बबूल उपन्यास ध्यान रखेंगे विवेकी राय का है। विवेकी राय हिंदी निबंध जगत में ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके निबंध संग्रहों की बात करें, किसानों का देश 1956 में, गांवों की दुनिया 1957 में, त्रिधारा 1958, फिर वह तलवार डाल पर 1962 में। क्रम देखते रहिए कि 1956 से इनके निबंध लिखने की परंपरा शुरू हो चुकी है। जुलूस रुका है 1977 में, गवई गंध गुलाब 1980 में, नया गांव नाम 1984 में, आम रास्ता नहीं है 1988 में, आस्था और चिंतन 1991। आस्था और सौंदर्य भी किसी का निबंध संग्रह है, संभवतः नगेंद्र जी का है, अगर आप लोग जानते होंगे। लेकिन आस्था और चिंतन को आप ध्यान रखिएगा, आस्था और चिंतन विवेकी राय का है 1991 में। जगत तपोवन सो कियो 1995, वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात का गणित है 2004 में। और इधर अंतिम जो निबंध संग्रह जिसका विवरण मिलता है रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में,
उठ जाग मुसाफिर 2012 में। यही आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध है, लेकिन ये निबंध संग्रह की बात हो रही है, 2012 में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, इनके निबंध संग्रहों के नाम आपको ध्यान रखना है। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह का प्रकाशन 2012 में हुआ है। इसमें कई सारे निबंध हैं, उनके बारे में हम उनका नाम ध्यान से पढ़ते हैं यहाँ पे। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध हैं, आपको ध्यान रखना है, कुल 10 निबंध हैं इस निबंध संग्रह में। इनके शीर्षक ध्यान से देख लीजिए। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षेभ्य, उठ जाग मुसाफिर। अब देखिए, होता क्या है निबंध संग्रहों में कि कोई एक प्रमुख निबंध जो होता है उसी को शीर्षक बना दिया जाता है पुस्तक का। ये निबंध जो है यही इस पुस्तक का शीर्षक बन गया है। केना, ग्रीष्म बहार, ततः किम, तीन डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते ग्रामों की, गांव पर बनाम गांव में, सवाल जीवन का। इतने निबंध यानी 10 निबंध इस निबंध संग्रह में है। हमें जो पढ़ना है उठ जाग मुसाफिर। अब यहां से हमने आपको बताया कि इस निबंध के केंद्र में एक मास्टर साहब हैं जिनका नाम है जगदीश बाबू। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके केंद्र में एक मास्टर हैं जगदीश बाबू। वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर रहते हैं और उनका जो उम्र बताई गई है इस निबंध में 95 वर्ष। एक कथात्मक ढंग से पहले शुरुआत करते हैं इस निबंध की, ऐसा लगेगा कि आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विचारों पे उस उनसे मिलने के बाद जब लौटते हैं तो ये कथा के रूप में शुरुआत होने वाला निबंध ये धीरे धीरे विचारों पर आ जाता है और एक श्रृंखलाबद्ध विचार आगे बढ़ता है जिससे ये निबंध बन जाता है। आगे हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। निबंधकार उनसे मिलने जब गांव जाते हैं तब वो सोचते हैं, बहुत दिन बाद जा रहे हैं उनसे मिलने, 1 वर्ष का अंतराल लगभग हो गया है, और जाते वक्त सोच रहे हैं कि वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे। कौन? ये जगदीश मास्टर बाबू। पूर्ववत धधाकस सहास मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे, फुल्ल कुसुमित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते, सो घिरे होंगे गांव के इधर उधर के प्रबुद्ध लोग। अब ये कहने का तात्पर्य है कि आप इसी से समझ जाइए कि जो जगदीश बाबू हैं उनकी प्रभा मंडल उनका कितना विस्तार पाता है, कि उन्हें कहना पड़ता है कि पूरा विस्तार से बताते हैं उसमें कि संक्रामक निरोगता, जैसे संक्रामक शरीर है, संक्रामक रोग, संक्रामक निरोगता है उनके भीतर। यानी ऐसी निरोग काया उनकी है कि ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास के लोग उससे संक्रमित हैं और निरोग होने के लिए उनके पास चले आते हैं, और ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं कि वो आज भी ऐसे ही होंगे, धधा कर हंसते होंगे और शरीर और मन उनका पूर्ण स्वस्थ होगा। किंतु जब वहां पहुंचकर देखते हैं तो उनके मन को बड़ा धक्का लगता है जब जगदीश बाबू को बेहाल और दीन स्थिति में देखते हैं। अब ये निबंध का अंश है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जरा तुषार भिहंता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह से कढ़ते कढ़ते रह गया। नहीं, अभी प्राण प्राण भ्रमर उसे छोड़कर जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं, चौकी पर बिस्तर नहीं। अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे है। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं है। अब देखिए, पूरा बता रहे हैं कि एक बीमार वृद्ध है, उनके आसपास उनके कोई नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है, कपड़े उनके गंदे हैं, पुराना गमछा है, जो वस्त्र वो ओढ़ रखे हैं वो दोनों साफ सुथरे नहीं है। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते थे। जब उनके पास हिम्मत थी, शरीर में बल था, तो खादी का वस्त्र पहनते थे बाबू जगदीश मास्टर। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर प्रश्न में अगर पूछ भी ले इस तरह से, अगर गहन रूप से पूछे कि किस तरह के वस्त्र पहनते थे वो, तो खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्र, हमेशा एकदम ऐसा लगता था कि सफेदी एकदम जगमगा रही हो, ऐसे वस्त्रों के प्रतिमान समझे जाते थे। कभी उनके वस्त्र गंदे नहीं थे, लेकिन आज बिस्तर पर पड़े हुए उनके सारे वस्त्र एकदम गंदे दिखाई पड़ रहे। तो ये पूरा वर्णन अभी उनकी बेहाल स्थिति का उन्होंने इस निबंध में किया हुआ है शुरुआती हिस्से में, कि आगंतुक उन्हें देखकर अनुमान कर लेता है कि वे मौजूद हैं। पहले जब कोई उनके यहाँ आता था तो उनके सफेद
साफ सुथरे कपड़ों को देख के, बाहर लटकते हुए देख के वो अनुमान कर लेता था कि मास्टर साहब घर पे हैं। लेकिन आज ऐसी अवस्था हो गई है कि उनके होने के बावजूद वो घर बहुत उदास लग रहा है। ऐसी दशा में विवेकी राय जी लिखते हैं कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। ये बात ध्यान रखिएगा, उठ जाग मुसाफिर निबंध से है। अगर ये पंक्ति दे करके पूछ ले कि यह किस रचना में है, तो ध्यान रखिएगा उठ जाग मुसाफिर में है। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है इस निबंध में कि जगदीश बाबू दो पंक्तियां बार बार इस पूरे निबंध में उच्चरित करते हैं कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे। ये पंक्ति बार बार वो कहते रहते हैं। उनकी चेतना पूरी तरह से विस्मृत हो गई है, जैसे बुजुर्गों की हो जाती है एक अवस्था के बाद, वो सब भूल जाते हैं। आसपास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन्हें कभी नाम से नहीं पहचानते तो कभी चेहरे से नहीं पहचानते। लेकिन उनकी चेतना में जो बार बार दीप्त हो रहा है वो माँ की स्मृति। माँ की स्मृति के साथ वे यही बात बार बार दोहराते हैं कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे। और दूसरा, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी। ये पंक्तियां वो बार बार दोहराते हैं, एक तरह से भजन के रूप में, अपनी चेतना को विश्राम देने के लिए। ये इसमें रिपीट होता है, बार बार ध्यान रखना है। दरअसल जगदीश बाबू को बीमार और जीवन के अंतिम पड़ाव पर देखकर वे इसलिए व्यथित हो उठते हैं क्योंकि मास्टर जगदीश बाबू पूरे जीवन स्वस्थ और प्राणवान बने रहे। कभी उन्हें कोई रोग हुआ ही नहीं, पूरे जीवन स्वस्थ रहे। इसलिए ऐसी दशा में उन्हें देख के पहली बार लेखक बहुत निराश और उदास हो जाता है। जिनके विषय में कभी बीमार और बेहाल न सोचा गया हो, उसे इस दशा में देखकर व्यथित होना स्वाभाविक होता है। इस बात को मास्टर साहब के व्यक्तित्व के समग्र रूप को देखकर समझा जा सकता है। अब देखिए, इस पूरे निबंध में उनके व्यक्तित्व के बारे में बातें क्या की गई हैं, उसी से आप समझ जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को बीमार देखने पे कष्ट तो होगा ही होगा। सबसे पहली बात कि खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे प्रतिमान माने जाते थे। अगर कोई साफ सुथरा और खादी का अच्छा कपड़ा पहनता था, वो मास्टर बाबू ही पहनते थे, जगदीश बाबू। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा आवास उदास था। वहां जाने पे ऐसा लगता था कि पहले ये लगता था कि सुहावन और पावन आश्रम है ये, लेकिन आज ये आश्रम उदास हो रखा है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है इस निबंध में, कि जगदीश बाबू, मास्टर जगदीश बाबू राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक और शैली में आजीवन रचे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध थे। यानी गांधीवादी चिंतन और शैली के लिए जाने जाते थे वो, और स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, ग्राम मनीषा तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस से मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल देख रहा हूं। तब कष्ट होता है लेखक कि इतना भव्य व्यक्तित्व का व्यक्ति आज बीमार और शरीर से कमजोर पड़ा हुआ है। और इसी निबंध में आगे विवेकी राय जी लिखते हैं कि ठीक है बीमार हैं। जब वो विचार की ओर आगे बढ़ते हैं उनकी इस दशा के बाद, वो कहते हैं कि क्या तन का कमजोर होना ही, क्या तन का ढह जाना ही मनुष्य का मर जाना होता है, या किसी मनुष्य की पहचान केवल उसके तन से है कि तन गल गया तो वो व्यक्ति गल गया। फिर इसी बात पे वो विचार करते हुए लिखते हैं कि नहीं, विचारों में, जिजीविषा में, जीने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है, वो जो अंदर मेटल है उसके, वो मायने है, शरीर नहीं। लेखक देखता है कि जो व्यक्तित्व जीवन भर मातृभूमि की सेवा के लिए चेतना का प्रसार करता रहा, वह राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी और माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, वो बार बार ये दोहरा रहा है। दरअसल जगदीश बाबू स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मातृभूमि की सेवा के लिए कर्मठ भाव से लगे हुए थे, और अंत में जब उन्होंने देखा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान नई नई सरकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भ्रष्टाचार या अलग अलग किस्म के जो चरित्रहीनताएं थी वो जब उजागर होने लगी, तो उनसे वो बहुत निराश हो जाते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि विवेकी राय जी कहना चाहते हैं कि जो उनका मातृभूमि के प्रति प्रेम था वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे शरीर कमजोर हो रहा है, वो अपनी माँ को याद करते हैं। और माँ को याद करना केवल माँ को याद करना नहीं होता,
वो कह रहे हैं कि वो बिस्तर पे पड़े पड़े अपनी उसी मातृभूमि को याद कर रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो माता, वो मातृभूमि ही किसी व्यक्ति को पहचान दे सकती है। इसीलिए बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, माता बिना आदर कौन करे। अब ये पंक्ति देखिएगा निबंध का, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह अभी कुछ माह पूर्व तक आंख कान दिल दिमाग चलना फिरना हंसना बोलना खाना पीना व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त हैं। अब अब तंदुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है। वही बात हमने कहा कि अगर अंग दुरुस्त नहीं है, अंग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति तन भर था। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जिसका प्रभाव मंडल उसका उसके जीवित रहते विद्यमान था। और वो शरीर के अंदर व्याप्त है, बाहर नहीं। वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी स्थिति में होना अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा। ये बातें उनके बारे में लिखते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं। बहुत चिंतित हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा उठ जाग मुसाफिर के नारे भोर में उठ करके लगाता हो, लोगों में चेतना बांटता हो, वो आज पूरी तरह से कमजोर होकर के बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो उन्हें कष्ट होता है क्योंकि वो ग्रामीण मनीषा थे। मास्टर जगदीश बाबू ने गांव में एक पुस्तकालय खोला था। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि मास्टर जगदीश बाबू ने गांव में किस चीज का निर्माण किया या कौन सी चीज खोला, तो पुस्तकालय खोला। कोई दुकान खोला या कुछ खोला, इस तरह की चीजें आएंगी तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने एक पुस्तकालय खोला। अपने जीवन की समस्त पूंजी जितनी पुस्तकें थी उन्होंने लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से खोल दिया। लेकिन वहां कोई आता नहीं है पढ़ने। और यही प्रश्न जब उनसे पूछा जाता है कि अगर कोई पढ़ने वाला ही न रहेगा तो क्या होगा इस पुस्तकालय का, इस पर वे जो कहते हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य है, ये निबंध। और उनके ये विचार बहुत ध्यान देने योग्य। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिरपरिचित मुक्तहास बिखर गया। वे हंसने लगे, निराश नहीं हुए। आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई नहीं आएगा इस पुस्तकालय में, ऐसे प्रश्न पर वो निराश नहीं होते बल्कि हंसते हैं मुक्त भाव से। पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ही प्रश्न उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयमेव उतर आता है कि नहीं। और फिर वही मुक्त मृदुमंद हास। और तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो गई हों मास्टर साहब के गवाही के पक्ष में। तो दिनकर जी की कौन सी कविता पंक्ति का जिक्र हुआ है इस निबंध में? जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने जिक्र किया हुआ है दिनकर की कविता के विषय में। आगे ध्यान रखिएगा कि माँ पर एक कविता का अंश इस निबंध में उन्होंने जिक्र किया हुआ है। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपना पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। तो शुरुआती दौर में मास्टर बाबू जो थे वो मातृभूमि के लिए समर्पित कर चुके थे अपना जीवन। और अंतिम दौर में जब वो मृत्यु के समीप खड़े हैं तो अपनी माता को याद कर रहे हैं, माता बिन आदर कौन करे। और वो माता मातृभूमि ही है जिसकी जीवन भर उन्होंने सेवा की। तो ये कविता की पंक्ति जब कभी परीक्षा में पूछे तो ध्यान रखिएगा, ये उठ जाग मुसाफिर निबंध में आया हुआ है। जवानी और बुढ़ापे पर लिखते हैं कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। बुढ़ापा महान होता है, उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने लिखा हुआ है कि जवानी तो सुंदर थी, उन्होंने खूब परिश्रम किया देश के लिए, जितने आंदोलन हो सकते थे, विचारों की जितनी लड़ाई हो सकती थी, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन वही जो कुछ उधर से वो संचित करते हुए आए, बुढ़ापे में आकर के वही विराटता और महानता का दर्शन उनके बुढ़ापे में हो रहा है। इसलिए कि जीवन भर जो पूंजी उन्होंने संचित की, जो जीवन जीने की उत्कंठा उनके भीतर थी, उत्साह था, वो मरते दम तक उनसे छूटा नहीं। ये इसीलिए बुढ़ापा महान होता है कि बुजुर्गों की जो छाया होती है, बुजुर्गों का जो वचन होता है, वो किस लिए लोग स्वीकार करते हैं, इसीलिए कि पूरे जीवन भर की संचित पूंजी वो एक बार में अपने पीढ़ियों पर उड़ेल देते हैं।
ठीक है। बेहाल तो देख रहे हैं, लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। मास्टर बाबू बीमार पड़े हैं, बेहाल लगते हैं, लेकिन उनका कमजोर होना, मृत्यु की ओर जाना नियति है, और उनके भीतर की जो उत्कंठा है, उत्साह है, वो जिजीविषा है। इन्हीं दोनों की लड़ाई उनके जीवन की अंतिम अवस्था में चल रही है। और विवेकी राय जी यही बताना चाह रहे हैं कि एक ग्रामीण व्यक्ति, एक ग्रामीण मन अपने जीवन संदर्भों से इतना जुड़ा हुआ है कि मृत्यु उसके आसपास घूम रही है, फिर भी वो निराश नहीं है, उत्साहहीन नहीं है, वो संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सारे स्वर आपको इस निबंध में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर कई सारी बातें हैं। रविंद्र जी की, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र है, और मन्नन द्विवेदी की कविता का जिक्र है, दिनकर की बारे में बात है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना है, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उस गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। ये पंक्ति, ये प्रश्न ऐसा बन सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में किस गीत का जिक्र उठ जाग मुसाफिर निबंध में किया गया है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती से ध्यान रखें। ठीक है। तो विस्तृत ढंग से हमने इन निबंधों की, इस निबंध के बारे में बात किया हुआ है, और अंतिम जो पैराग्राफ है वो हम आपके समक्ष पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ देंगे तो आप इससे क्लियर समझ जाएंगे कि लेखक जगदीश बाबू, मास्टर जगदीश बाबू के बारे में क्या सोचता है और क्या विचार है। वो लिखते हैं, अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलीक माया की तरंगे नहीं थी। देह और गेह, देह और गेह मीन्स गृह, घर, उसकी कोई माया नहीं थी उनके शरीर में, न शरीर के प्रति और न घर के प्रति, न घर बार के प्रति। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर वो चाहते तो, ये लेखक उनके पास जब गया तो उससे बहुत निराशा भरी बातें भी कर सकते थे कि अरे अब तो मरने वाला हूँ, अब तो जीवन समाप्त है, जीवन की अंतिम बेला है। लेकिन चहक उठते हैं लेखक को देख करके वो, और अलग अलग आयोजनों की बात करते हैं कि आप अगली बार आएंगे तो आपके साथ खाना भी खाएंगे, आपके साथ लाइब्रेरी में 24 घंटे का कीर्तन भी रखा जाएगा, साहित्यिक मंचों पर चलेंगे। तो दूसरों को दुखी करना वो नहीं जानते थे। वही व्यक्ति विजेता है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता। उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी थी, इसलिए वो अंत तक विजेता ही थे, और सर्वजन हिताय उद्देश्य, उद्देश्यनिष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है, बहुत बीहड़ कसौटी होती है अंतकाल जीवन की, जहाँ पर शरीर सामर्थ्य खत्म हो जाती है, और ऐसे दौर में जिजीविषा का पता चलता है, चेतना का पता चलता है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। अंतिम अंतिम तक आते आते बहुत सारे लोग जो जीवन भर अडिग रहते हैं, कठोर बने रहते हैं, वो अंतिम अंतिम में आते आते टूट जाते हैं, अपने सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। लेकिन जगदीश बाबू अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। वो सबको खुश रखते थे, किसी को दुखी नहीं करना जानते थे। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ, तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया, विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट। ये पंक्ति यहाँ से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। कुसमय, कुसमय की साफ सुथरी, सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुति होती है। कुसमय, जब समय विपरीत हो, ऐसे वक्त में व्यक्ति की चेतना ही सबसे अच्छी साथी और पक्की साथी उसकी होती है। तो वो कह रहे हैं कि कुसमय में जो चेतना जागृत होती है वो बहुत साफ सुथरी होती है, वही विवेक से काम लेती है, और वही व्यक्ति को ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतन के अभ्यास के लिए प्रेरित करती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबता सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर,
और फिर मुक्त हस्त राम नाम का लड्डू बांटकर मातृ स्तवन में खो जाता है कि माता आदर कौन करे। यानी जो व्यक्ति इस तरह से उत्कृष्ट सोच और उत्कृष्ट चिंतन अभ्यास वाला व्यक्ति होगा, वो जीवन में सबको मुक्त रूप की हंसी प्रदान कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है, दुख कभी प्रसार नहीं करता वो। और ऐसा व्यक्ति ही उठ जाग मुसाफिर कहता है, यानी चेतना को जागृत करने की बात करता है, निराशा को दूर करने की बात करता है। और ऐसा व्यक्ति गांव की चेतना परिवेश में रहा जगदीश बाबू का व्यक्तित्व रहता है। तो इस निबंध का मूल उद्देश्य यही था, एक चरित्र को दिखाना कि बाहर बड़े बड़े नेताओं या राजनीति का या किसी बड़े मनगढ़ंत व्यक्तित्व को न कस करके उन्होंने एक जीवंत चरित्र जो जीवित था, जिन्हें उन्होंने देखा था, जिन्हें महसूस किया हुआ था, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया था, उनके ऊपर उन्होंने इस निबंध को लिखा हुआ है, जो कि पढ़ने योग्य है। समय मिले, अवसर मिले तो आप लोग थोड़ा बहुत इस निबंध के बारे में जरूर पढ़िएगा। बाकी और कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कर सकते हैं। हम अगली क्लास में फिर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण निबंध जो कुछ बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे हम अगली यूनिट पे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग बता सकते हैं। और संभव है रिकॉर्डेड क्लास भी इसकी रहेगी तो आप लोग फिर से इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, और कीजिए क्लास। ओके जी, नमस्कार।